तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 7 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर और कुछ विशेष सूचनाएं आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि लोग सजग हो सकें, सावधान हो सकें और अपनी डूबी हुई मेहनत की रकम को जल्दी से जल्दी वापस प्राप्त कर सकें। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि घर बैठे आपको अपडेट मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे। लाइक और कमेंट भी कर देंगे साथी, और इस काम को बहुत तेज़ी के साथ करेंगे क्योंकि अब समय शेष नहीं रहा है साथियों। अब तो समय आ गया है अंतिम लड़ाई का, भुगतान का। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी साथियों को न केवल YouTube से जोड़ें, फेसबुक से भी जोड़ें, ट्विटर से भी जोड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ें और साथ साथ देश के तमाम ठगी पीड़ितों को, अभिकर्ताओं को अपने संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की सदस्यता भी दिलाएं ताकि हम जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जिसके अभाव में देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान अब तक अटका हुआ है। साथियों, बड़ी खबर ललितपुर झांसी से है, उत्तर प्रदेश से। ये जो कंपनी है, एक एडवांटेज नामक कंपनी है, LUCC भी जिसको शॉर्ट में नाम बताया गया है। इसी के खिलाफ एक नया और मुकदमा कोतवाली ललितपुर में नई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111/318/336/3, 340/2, 352/351/3/61/2 के तहत दर्ज हुआ है। और इसमें जो वांछित व्यक्ति था, आरोपी था राहुल तिवारी पुत्र तिलकराम तिवारी, निवासी मोहल्ला रामनगर, लेखपाल कॉलोनी, मकान नंबर 825, थाना कोतवाली ललितपुर, और जिसका एक घर भोपाल मध्य प्रदेश में भी था, इसको गिरफ्तार कर लिया है। और इस संदर्भ में वहाँ के SP साहब ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें ये तमाम जानकारियां दी गई हैं। इतनी जानकारी और मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग आज भी इस तरह का धंधा कर रहे हैं, पोंजी स्कीम्स का, नेटवर्किंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, उनको नई जो न्याय संहिता आई है, ये BNS 2023, इसमें फांसी का प्रावधान है। जो 111 धारा है इस एक्ट की, कानून की, वो इसको बहुत गंभीर अपराध मानती है और इसमें सजाए मौत तक का प्रावधान है। तो जो साथी इस तरह का कारोबार कर रहे हैं वो सब तुरंत इस कारोबार को छोड़ दें, अन्यथा साथियों लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जो क्या बोलते हैं अपना, ये टोगो रिटेल मार्केटिंग से जो साथी जुड़े हुए हैं, वो उनमें से एक ऑडियो आई है मेरे पास आज। लगभग 1200 नए एजेंट उसने उन्नति इंडस्ट्रीज निधि लिमिटेड बना करके जोड़ लिए हैं और ये 1200 एजेंट इस कंपनी में काम कर रहे हैं, फतेहपुर, बांदा, पूर्वांचल में, पूरे में, विंध्याचल में। साथियों, निश्चित रूप से आप अपने लिए मौत का कुआं खोद रहे हो। आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, न केवल आपको, आपके परिवारों को भी आप बच नहीं सकोगे। चाहे आप उन्नति में काम कर रहे हो, LUCC में कर रहे हो, जनशक्ति में कर रहे हो, दौलत प्राइड में कर रहे हो, या फिर जो है वो गिव एंड टेक या कोई क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में लगे हुए हो, तो निश्चित रूप से आप अपने भविष्य को, अपनी ज़िंदगी को तबाह करने का काम कर रहे हो खुद ही। इसलिए कोई भी साथी
इन कंपनीज की फ्रॉड स्कीम्स में जमा योजनाओं में बिल्कुल काम ना करें, चूँकि अंततः इन सब के खिलाफ BNS 2023 की धाराओं के तहत और बट्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होने हैं, चूँकि ये सब गैर कानूनी रूप से जमा योजनाएं चला रही हैं। तो अगर कोई साथी ऐसा हो जो हमारा वीडियो सुनता हो, अगर उसने दौलत प्राइड में, उन्नति में, गिव एंड टेक में या किसी अन्य जनशक्ति जैसी कंपनी में अभी हाल ही में निवेश कर दिया हो, तो वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, ताकि आपका फंसा हुआ पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस मिल सके और ये काला धंधा, आर्थिक अपराध जो देश के प्रति भी अपराध है, जल्दी से जल्दी देश से मिट सकें। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है साथियों, 1 सितंबर 2024 से हम राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सरकार के विरुद्ध कर रहे हैं। और ये आंदोलन इसलिए है ताकि सरकार ने जो कानून बनाया है बट्स एक्ट 2019, ये वाला अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसमें आपको सबको भुगतान की गारंटी देते हुए ये कहा गया है कि सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगी। लेकिन सरकार आवेदन हो जाने के बाद भी 180 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इन आवेदनों पर नोटिस तक इशू नहीं करवा सकी है, मुकदमे तक दर्ज नहीं करवा सकी है, भुगतान नहीं करवा सकी है। इसे हम सरकार का फेलियर मानते हैं, विफलता मानते हैं। और सरकार में बैठे बेईमान लोगों के कारण ये कानून भी विफल हो गया है। तो इसकी विफलता के विरोध में, सरकार के विरोध में, सरकार के इस आपराधिक कृत्य के विरोध में हम 1 सितंबर 2024 से पूरे देश में एक साथ अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सरकार के खिलाफ आरंभ करने जा रहे हैं। इसकी सूचना हमारे तमाम तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, नेशनल पदाधिकारी अपने अपने जिला कलेक्टर, DC, DM, ADM, SDM, तहसीलदार, SO, SP, पुलिस कमिश्नर इत्यादि को डाक से बाई हैंड दे रहे हैं। और उसका असर भी हो रहा है। जहाँ जहाँ दिया जा रहा है वहाँ वहाँ के अधिकारियों में एक हड़कंप पैदा हुआ है और वो हमारे पदाधिकारियों को बुला बुलाकर उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन अब हम आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। अब तो हमको भुगतान चाहिए। अगर भुगतान नहीं करोगे तो हम असहयोग आंदोलन आरंभ करके पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करने का काम करेंगे साथियों। और असहयोग आंदोलन में कितनी ताकत होती है ये आपने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में देख लिया है कि 5 अगस्त को सुबह हुए असहयोग आंदोलन की घोषणा हुई और ठीक 2 घंटे बाद वहाँ की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान भागकर आना पड़ा। और सारी दुनिया ने उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए, उसे भगोड़ी अपराधी घोषित कर दिया कि वो अपने राष्ट्र के प्रति अपराध करके भागी है बांग्लादेश के, इसलिए उसको कोई भी शांति प्रिय मुल्क शरण नहीं देगा। अब चूंकि भारत में तो अलग स्थिति है, बांग्लादेश बनवाया ही हमने था, तो और हमारे प्रधानमंत्री के साथ वहाँ की उस भगोड़ी प्रधानमंत्री के बड़े मधुर संबंध हैं। तो उन संबंधों की खातिर और कह सकते हैं एक राजनयिक लोकलाज की वजह से भी उसको शरण दे दी गई है। लेकिन खबर है कि उसे वापस मांग रही है बांग्लादेश की नई सरकार, और मांगना भी चाहिए और हमें उसे सौंप देना चाहिए ताकि बांग्लादेश की नई सरकार अपने कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके, उसको दंड दे सके। चूँकि निश्चित रूप से उसने अपराध तो किया है बांग्लादेश के प्रति, बांग्लादेश की जनता के प्रति। हज़ारों लोगों पर गोलियां चलवाकर उसने उनको मौत के घाट उतार दिया, लाखों करोड़ का घोटाले घपले किए, देश में तनाव फैलाया। तो उसको दंड मिलना चाहिए और हमारी सरकार को चाहिए कि वो उसे बांग्लादेश की सरकार को सौंप दें ताकि वहाँ के कानून के हिसाब से उसको दंड दिया जा सके। तो देखो साथियों, असहयोग आंदोलन में इतनी ताकत होती है और उनका ये असहयोग आंदोलन इसलिए सफल हो सका चूँकि
उसमें बांग्लादेश की जनता ने बड़ी भागीदारी निभाई। लाखों लोग सड़कों पर उतरे और जब सड़कों पर उतरकर उन्होंने न्यायपूर्ण मांग की तो शासन को झुकना पड़ा और जो शासन में बैठे लोग थे उनको भागना पड़ा। हालांकि इसमें बहुत सारी जानें भी गई, हिंसा भी हुई, वहाँ के मिनिस्टर्स तक को अरेस्ट कर लिया गया है एयरपोर्ट से जो भागने की फिराक में थे। कुछ को उपद्रवियों ने मार भी डाला है। तो ये जो हिंसा हो रही है, इस हिंसा का तो हम समर्थन नहीं करते। वहाँ की नई सरकार को हिंसा को रोकना चाहिए। वहाँ बता रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज़ में हैं वहाँ हिंदू या सिख या ईसाई वगैरह उनके धार्मिक स्थलों को भी जलाया जा रहा है। तो ये कुछ दुखद खबरें हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और केवल जो करप्ट शासन था वहाँ का, उसके खिलाफ वहाँ की जनता एक्शन ले, उनकी खिलाफत करे, उनको दंडित करवाए कानून के हिसाब से। वहाँ अंतरिम सरकार बन गई है। हिंसा को अविलंब रोक देना चाहिए, यही समय की मांग है, सत्याग्रह की मांग है और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र होने की पहचान भी है। तो केवल 2 घंटे के असहयोग आंदोलन को एक इस्लामिक सरकार झेल नहीं पाई। साथियों, हमारे यहाँ तो इस्लामिक सरकार नहीं है, बाकायदा हमारे वोटों से चुनी हुई सरकार है। वो तो वहाँ की जनता के वोटों से नहीं चुनी थी। एक तरफा इलेक्शन हुआ था, किसी भी दूसरी पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया था। गैरकानूनी ढंग से प्रधानमंत्री बन गई थी वो तो शेख हसीना। लेकिन हमारे यहाँ तो बाकायदा चुनाव हुआ है और चुनी हुई सरकार है। भले ही ईवीएम में कुछ गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं कि भाई 80-90 सीटें उन्होंने बेईमान तरीके से जीती, लेकिन फिर भी मतलब तकनीकी रूप से ये नहीं कह सकते कि अवैध सरकार है। वो वैध सरकार है, चुनी हुई सरकार है। और यदि 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इस चुनी हुई सरकार के खिलाफ 1 सितंबर से पूरे देश में राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये 10 मिनट भी आपके असहयोग आंदोलन को सरकार झेल नहीं पाएगी। या तो आपका भुगतान कर देगी या मोदी जी भी इस्तीफा देकर के अपना झोला उठाकर भागने का प्रयास करेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी ताकत पर कि आप किस तरह अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए इस अन्याय के खिलाफ 1 सितंबर 2024 को पूरे देश में सड़कों पर उतरते हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर पर, जिन्हें कलेक्ट्रेट बोल देते हैं, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक राज्य की राजधानी के सचिवालय पर, मिनी सचिवालयों पर आपको ये अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू करना है। बाकायदा शिविर लगा करके करना है, वहाँ कैंप लगाने हैं, बैनर लगाने हैं और दिन रात की तैयारी करके बैठना है कि या तो हम अपना आत्म बलिदान कर देंगे, हमको हिंसा नहीं करनी है। साथियों, इस बात का ध्यान रखना विशेष कि आप हिंसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। भले ही आपको कई दिन बैठना पड़े, बैठेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, वहीं पे बैठेंगे दिन रात, सत्याग्रह शिविर लगा करके बैठेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करेंगे। और इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो फिर आमरण अनशन भी करेंगे, जेल भी भरेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, जो कुछ भी किया जा सकता है वो करेंगे। लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से करते हुए अपनी मेहनत के पैसे को वापस लेने का संघर्ष हमें करना है। साथियों, कोई उपद्रव नहीं करना है, कोई हिंसा नहीं फैलानी है। और इन कार्यक्रमों की तैयारियों के लिए तमाम साथी विधिवत रूप से अपने पत्र अपने अपने जिले के कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस ऑफिसर्स को, राज्य के मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, चाहें तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेज सकते हैं। वो अभी से भेज दें, क्योंकि समय मिलना चाहिए। सरकार को सूचनाएं पहुंचनी चाहिए कि भाई आप असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हो सरकार के खिलाफ, क्यों कर रहे हो, ये उससे पता होना चाहिए। वैसे तो उसे पता है सब कुछ, लेकिन वो जो कहते हैं कि जानबूझ के कोई अंधा बहरा गूंगा बन जाए तो फिर उसका इलाज तो यही होता है कि हम उसके खिलाफ आंदोलन करें, उसका प्रतिकार करें लोकतांत्रिक ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से, सत्याग्रह के माध्यम से। तो सत्याग्रह का पहला काम यह है कि आप जो भी सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं उसकी लिखित सूचना पहले से उसको दे दें। तो अपने इस कर्तव्य का तमाम साथी निर्वहन करेंगे। और जो हमारे पदाधिकारी एक्टिव नहीं हैं, जो इसमें भाग नहीं लेना चाहते, वो स्वेच्छा से अपने
पदों का त्याग कर दें ताकि दूसरे नए एक्टिव साथियों को उन पदों पर पदस्थापित करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके, देश के करोड़ों नागरिकों का भुगतान कराया जा सके। साथियों, ईमानदारी का मैं हमेशा पाठ पढ़ाता हूं सभी लोगों को, विशेष तौर से ईमानदारी का ध्यान रखना है। तमाम साथी अपनी ईमानदारी का, समर्पण भावना का परिचय देंगे, चूंकि ये लड़ाई हमें जीतनी है। अगर आप में से किसी ने भी अंश मात्र भी अपनी नीयत खराब रखी, बेईमानी की, तो निश्चित रूप से इस जीती हुई लड़ाई को हम हार जाएंगे। और अब इस लड़ाई को हारना नहीं है। अगर इसमें कुछ पैसा आपको अपनी जेब से भी खर्च करना पड़े तो करेंगे। इस आंदोलन को कमाई का साधन कोई भी साथी बिल्कुल नहीं बनाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और पूरे आंदोलन पर निगरानी रखने के लिए हम अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी को, हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी को, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय MP शर्मा जी को, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय राय साहब को, चारों साथियों को नियुक्त करते हैं कि वो पूरे देश भर में तमाम साथियों से टाई अप करके इस पूरे कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार करें, तमाम साथियों को गाइड करें, कैसे कैसे क्या क्या करना है। कहीं कोई कमी इस कार्यक्रम में नहीं रहनी चाहिए, ताकि कल कोई ये न कह सके कि साहब आपने ये कमी छोड़ दी थी, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। तो पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए आंदोलन की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करें। और साथियों, चूँकि इसमें धन भी खर्च होना है, इतना बड़ा आयोजन आपको पूरे देश भर में करना है, तो अपने अपने क्षेत्रों में आप साथियों से सहयोग राशि भी लें, ताकि इस कार्यक्रम को आप सफलतापूर्वक चला सकें, इस आंदोलन को। और इसी कड़ी में मैं 15 अगस्त को गुजरात के जूनागढ़ पहुंच रहा हूं। वहां एक जनसभा है, साथियों ने रखी है, हमारे जिला अध्यक्ष मन्नू भाई वगैरह ने। दूसरा कार्यक्रम 16 अगस्त को गुजरात के ही सुरेंद्र नगर में है, खामला साहब ने हमारे ने कार्यक्रम रखा है। 16 को मैं वहाँ रहूँगा और संभवतः 18 या 19 में वापस दिल्ली आ जाऊँगा। और दिल्ली में इस पूरे कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिए एक कंट्रोल रूम की स्थापना करेंगे, ताकि कहीं किसी साथी को दिक्कत आए तो उसे तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके, उनकी बात ऊपर तक पहुंचाई जा सके, अधिकारियों से बात की जा सके और जो भी समस्या है उसका तुरंत समाधान किया जा सके। तो इन तमाम तैयारियों पर हम सब मिलकर काम करेंगे। गुजरात के दौरे में मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल जी भी साथी होंगे। हम दोनों साथी गुजरात पहुंच रहे हैं, चूँकि गुजरात प्रधानमंत्री का गृह राज्य है। और गुजरात अगर तैयार हो जाएगा, वहाँ से एक अच्छी खासी भीड़, अच्छी खासी आवाज़ उठेगी, तो उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और पूरे देश के ठगी पीड़ितों को इसका साथियों लाभ मिलेगा। तो विशेष ध्यान रखेंगे तमाम चीज़ों का। सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटीज़ को तमाम साथी बढ़ाइए, बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ कि एक्टिविटियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन इसको और थोड़ा तेज करो साथियों, ताकि 1 सितंबर से पहले हमारे पास लाखों एक्टिव साथी होने चाहिए, जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहें, सड़क पर भी एक्टिव रहें, उनको टेक्निकली नॉलेज हो, लीगली नॉलेज हो, वो अच्छी तरह से हर जगह मोर्चा संभाल सकें। मैंने रात को फेसबुक पर लाइव होकर के काफ़ी लंबी चर्चा आप सबके साथ की थी, उसको देख लें तमाम साथी। और दूसरे जूम मीटिंग्स का भी आयोजन करें तमाम साथी, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करें, ट्विटर पर आंदोलन शुरू करें, फेसबुक पर करें, यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। तमाम साथी जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए, चूँकि लड़ाई को हर हाल में जीतना है साथियों, सबका भुगतान कराना है, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करवाना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसमें तन से, मन से, धन से, ईमानदारी से सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।